साल था 1998। मेरठ के बाहरी इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान था, लाल ईंटों वाला, जिसकी छत पर कबूतरों के घोंसले थे और दीवारों में दरारें इतनी गहरी कि अंगुलियां पूरे अंदर चली जाती। लोग उसे वकील साहब का बंगला कहते थे, क्योंकि 60 साल पहले वहां रहने वाला पंडित रघुनाथ त्रिवेदी जिला कोर्ट के मशहूर वकील थे। उनके बाद उनका बेटा, फिर पोता, 3 पीढ़ियां इसी मकान में खत्म हो गई। कोई बीमारी से तो कोई आत्महत्या और कोई लापता। फिर भी मकान खाली नहीं हुआ। लोग कहते थे वो घर अपने आखिरी बारिश का इंतजार कर रहा है। उस साल मैं, राघव त्रिवेदी, अपनी पत्नी निधि और 8 साल की बेटी रिया के साथ दिल्ली से मेरठ आया। मेरा ताऊजी गुजर गए थे। वसीयत में सिर्फ एक लाइन थी, घर राघव को मिलेगा, वो आखिरी बारिश है। मैंने हंसते हुए कहा, चलो छुट्टियां मनाएंगे पुराने घर में। निधि डर रही थी, पर बच्चों को पुराना घर अच्छा लगता है ना। पहली रात रिया ने कहा, पापा ऊपर वाली अटारी में कोई गा रहा है। मैंने मजाक किया, शायद चाचा जी का पुराना रेडियो चल गया। पर रात के 2 बजे मुझे खुद सुनाई दिया, एक औरत की पतली आवाज, पुरानी लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग जैसी। आजा रे परदेसी, मैं तो लुट गई रे। आवाज अटारी से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। दूसरे दिन सुबह मैंने नौकरानी से पूछा, वो बूढ़ी औरत थी, कामिनी चाची। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, ये घर औरतों को अंदर खींचता है। तुम्हारी दादी साहिबा भी यहीं गायब हुई थी। मैंने हंस दिया, पर निधि ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिया। तीसरी रात रिया सोते हुए बड़बड़ाने लगी, मम्मी, वो आंटी कह रही है कि मुझे उसके साथ खेलना है। वो बहुत दिन से अकेली है। निधि ने उसे गोद में उठाया तो रिया की आंखें पूरी सफेद। वो बोली, पर आवाज उसकी नहीं थी। मैंने 3 पीढ़ियों को खाया, चौथी तैयार है। हम भागे, गेट तक पहुंचे तो ताला अंदर से बंद था। चाबी मेरे पास थी, पर ताला घूमता ही नहीं, जैसे कोई दूसरी तरफ से जोर से पकड़ रखा हो। तभी पीछे से सीढ़ियां चरमराई। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस रिया का लाल फ्रॉक अकेला सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ ऊपर जा रहा था। हम चीखे, पड़ोसी आई, पुलिस आई तो ताला तोड़ा, पर रिया कहीं नहीं मिली। पूरा घर छान मारा। अटारी में सिर्फ एक पुराना संदूक था। खोला तो उसमें मेरी दादी का दुपट्टा था, जिस दिन वो गायब हुई थी, उसी रंग का, और दुपट्टे पे लिखा था खून से, अब बारी बेटी की है। हम दिल्ली लौट आए, पर घर ने हमें छोड़ा नहीं। हर रात निधि को लगता कि कोई उसके बालों में अंगुलियां फिरा रहा है। फिर एक दिन वो सुबह उठी तो उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो। डॉक्टर ने कहा खुद के नाखूनों से खरोचा है, पर निधि के नाखून तो कटे हुए थे। मैंने पंडित बुलाया। वो घर के अंदर घुसते ही कांपने लगा। बोला, ये घर नहीं, कब्र है। यहाँ 1942 में रघुनाथ बाबू ने अपनी पहली पत्नी को जिंदा दफन कर दिया था, अटारी के नीचे। वो औरत गर्भवती थी। तब से हर पीढ़ी में एक औरत को ले जाती है, ताकि उसका बच्चा अकेला ना रहे। मैंने पूछा, अब क्या करें? पंडित ने कहा, घर छोड़ दो या एक औरत दे दो। निधि ने उसी रात मुझसे कहा, राघव, मुझे जाने दो, रिया अकेली होगी। मैंने मना किया, पर सुबह जब उठा, निधि बिस्तर पर नहीं थी। बस उसकी मंगलसूत्र टेबल पर पड़ी थी और उसमें बाल की एक लठ लिपटी हुई थी, रिया के बाल। मैं अकेला रह गया। अब हर रात मैं अटारी में बैठता हूँ। दीवार के अंदर से 2 आवाज़ें आती है। एक रिया की, पापा जल्दी आ जाओ ना, आंटी कहती है अब जगह पूरी हो गई। दूसरी निधि की, राघव दरवाज़ा खोल दो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कल रात मैंने अटारी का फर्श तोड़ा।
नीचे एक पुराना तहखाना मिला। वहाँ 3 कंकाल थे, एक औरत का, एक बच्चे का और एक नवजात शिशु का, और चौथी जगह खाली थी। मेरे नाम की नेम प्लेट लगी थी। आज सुबह कामिनी चाची आई। उन्होंने घर का ताला लगाया और चाबी मुझे दी। बोली, बाबूजी, अब घर पूरा हो गया है, अब ये किसी को नहीं बुलाएगा। मैं अभी भी यहीं हूँ। रात के 10 बज रहे हैं। सीढ़ियाँ फिर चरमराने लगी। कोई मेरे नाम पुकार रहा है। 3 आवाजें एक साथ। राघव, आजा, अब परिवार पूरा है। अगर कभी मेरठ के पुराने दिल्ली रोड पर कोई लाल ईंटों का 2 मंजिला मकान दिखे, जिसके गेट पर ताला लटक रहा हो और अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो रुकना मत। वो घर अब भरा हुआ है, पर कभी कभी एक जगह फिर खाली हो जाती है।